नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेबी वर्सेस राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये केस मार्केट मैनिपुलेशन एंड सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है, जो क्रिमिनोलॉजी एंड वाइट कॉलर क्राइम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एब्सोल्युटली लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आप एलएलबी, जुडिशरी या सीएलएट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए एक हाई यील्ड 5 मिनट का सुपर फास्ट रिवीजन टूल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इस केस का नाम है सेबी वर्सेस राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। कोर्ट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और साल था 2018। इसका जो कोर लीगल इशू था वो था सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग और मार्केट फ्रॉड। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन कटिंग एज फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉड्स और उनके लीगल सोल्यूशन से डील करता है जो आजकल काफी न्यूज में रहते हैं। आज का हमारा सिलेबस बिल्कुल क्लियर है। पहले इंट्रो और केस इंपॉर्टेंस, उसके बाद हम फैक्ट्स और लॉ देखेंगे, फिर सेबी और ट्रेडर्स के आर्ग्यूमेंट्स। आखिर में हम एविडेंस और जजमेंट को ब्रेक डाउन करके कुछ बोनस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1, इंट्रो और केस इंपॉर्टेंस। आखिर ये जजमेंट आपके एग्जाम्स के लिए मैटर क्यों करता है? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एग्जामिनर्स को ये केस इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ये कॉर्पोरेट लॉ और इंडियन एविडेंस एक्ट का एक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये सेबी के पीएफयूटीपी रेगुलेशंस पर एक लैंडमार्क रूलिंग है। साथ ही ये स्ट्रिक्टली क्लैरिफाई करता है कि एग्जैक्टली कब सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग एक लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग होती है और कब वो एक इलीगल मार्केट मैनिपुलेशन बन जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिक्योरिटीज फ्रॉड प्रूफ करने के लिए एविडेंशरी स्टैंडर्ड्स को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। Moving on to Section 2, Facts and Legal Provisions, the story of split-second flash trades. सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। सिंपल टर्म्स में, जब एक बायर और एक सेलर एग्जैक्टली सेम टाइम पर सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस के शेयर्स ट्रांजैक्ट करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब देखिए, टेक्निकली ऐसा करना अपने आप में स्ट्रिक्टली इलीगल नहीं है, पर यहाँ पर सारा खेल इंटेंट यानी इरादे का है। अगर आपका इंटेंट गलत है तो द होल पिक्चर कंप्लीटली चेंजेस। तो आखिर हुआ क्या था, स्टोरी फॉर्मेट में देखते हैं। मार्च 2007 में राखी ट्रेडिंग और कसम होल्डिंग ने कुछ निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए और लिटरली कुछ ही सेकंड्स के बाद उन्होंने अपने ट्रेड्स को परफेक्टली रिवर्स कर दिया, और वो भी मैसिव प्राइस डिफरेंसेस के साथ। अक्टूबर 2007 में सेबी ने इनको फ्रॉड के लिए शो कॉज नोटिस भेज दिया। फिर 2009 से 2010 के बीच सेबी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने इन पर लगभग 1.08 करोड़ का फाइन लगाया, जिसे बाद में सैट यानी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ने सेट असाइड कर दिया। आखिर में आके फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस लीगल बैटल का फाइनल डिसीजन दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सीक्वेंस ऑफ ट्रेड्स जो सिर्फ कुछ सेकंड्स चला, उसने एक 11 साल लंबी लीगल बैटल शुरू कर दी। आप यहाँ ट्रेड्स के बीच का टाइम गैप नोटिस करिए, बस 0 से 3 सेकंड्स, मतलब 1 सेकंड में बाय और अगले ही सेकंड में सेल। ऐसी परफेक्ट मैचिंग नेचुरली होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि ये ट्रेड्स पहले से प्री प्लान्ड और ऑर्केस्ट्रेटेड थे। इस प्योर मुद्दे को गवर्न करने के लिए हमारे पास कुछ कोर लीगल प्रोविजंस हैं। सेबी एक्ट का सेक्शन 12A और पीएफयूटीपी रेगुलेशंस के रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन्हें आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर्स के लिए हमेशा अच्छे से मेमोराइज करना होगा। ये प्रोविजंस सीधे तौर पर किसी भी तरह के मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं। Section 3, Issues and Arguments, SEBI versus the Traders. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरा लीगल क्वेश्चन ये था, क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किए गए सिंक्रोनाइज्ड रिवर्सल ट्रेड्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तब भी जब अंडरलाइंग निफ्टी इंडेक्स में कोई चेंज ही ना आया हो? ये वही एग्जैक्ट डिलेमा है जो जजेस को रिजॉल्व करना था। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही शार्प थे। प्रोसिक्यूशन यानी सेबी का क्लियर कहना था कि ये ट्रेड्स बिल्कुल नॉन जेन्युइन और प्रीमेडिटेटेड थे। इनका मकसद सिर्फ आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स और लॉसेस बुक करना था, जिसने फ्री मार्केट फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया। दूसरी तरफ ट्रेडर्स यानी डिफेंस का लॉजिक ये था कि ये सब उन्होंने सिर्फ लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग के लिए किया है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने अनोमिनसली ट्रेड किया और निफ्टी इंडेक्स को तो उन्होंने कभी मैनिपुलेट ही नहीं किया, तो भाई फ्रॉड कैसा?
आते हैं सेक्शन 4 पर, एविडेंस एंड कोर्ट रीजनिंग, द क्लाइमैक्स ऑफ द जजमेंट। पर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स लुक एट द रीजनिंग। इस केस ने एविडेंस एक्ट का एक बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन दिखाया। आपको पता होगा 2 मेन तरह के एविडेंस होते हैं, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मार्केट मैनिपुलेशन के केसेस में डायरेक्ट एविडेंस मिलना, जैसे कि कोई एक्सप्लिसिट रिटन एग्रीमेंट, या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली रेयर है। इसलिए उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर प्रैक्टिकली रिलाई किया, जैसे कि वो स्प्लिट सेकंड ट्रेड मैचिंग, लगातार लॉस बुक करने का एक पैटर्न और अनरियलिस्टिक प्राइस कैप्स। स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स में हमेशा याद रखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज किंग। कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया और एकदम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक अप्लाई किया। पहला, इन ट्रेड्स में बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसफर करने का कोई रियल इंटेंट था ही नहीं। दूसरा, मार्केट में कोई भी इंसान जानबूझकर लॉस खाने के लिए ट्रेड नहीं करता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो नेचुरली ट्रेड नॉन जेन्युइन है। तीसरा, ऐसे नकली ट्रेड्स मार्केट में दूसरे जेन्युइन इन्वेस्टर्स का फ्री पार्टिसिपेशन रोकते हैं। एंड देयरफॉर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि ये बिल्कुल एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और कंप्लीटली मार्केट फ्रॉड है। Section 5. Judgment and Principles. The Final Verdict. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, इंटेंशनल ट्रेडिंग फॉर लॉस पर से इज नॉट अ जेन्युइन डीलिंग इन सिक्योरिटीज, इट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आप इन लाइंस को अपने मेंस एसेज और आंसर्स में सीधा कोट कर सकते हैं टू फेच दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। तो फाइनल डिसीजन ये रहा कि सेबी की अपील्स अलाउ कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडर्स यानी राखी ट्रेडिंग पर लगाए गए पेनल्टीज को रिस्टोर कर दिया, यानी उन्हें फ्रॉड के लिए प्रॉपर्ली कन्विक्ट किया गया। लेकिन जो ब्रोकर्स थे उन्हें एक्विट कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कन्नाइवेंस यानी उनकी मिली भगत का कोई ठोस प्रूफ नहीं था। ब्रोकर्स ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, इसलिए वो बच गए। ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है कि सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग बिना ओनरशिप ट्रांसफर के इंटेंट के लीगली एक फ्रॉड है। दूसरा क्रूशल डॉक्ट्रिन जो यहाँ से निकलता है वो ये है कि एसईबी की ऐसी क्वाजी जुडिशियल सिविल प्रोसीडिंग्स में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बल्कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का स्टैंडर्ड ही काफी होता है। और इसका अल्टीमेट सोशल इम्पैक्ट ये है कि अब कोई भी ट्रेडर मार्केट अब्यूज करके टैक्स प्लानिंग का बहाना नहीं बना सकता। मार्केट इंटेग्रिटी इज पैरामाउंट। सेक्शन 6, एनालिसिस एंड प्रैक्टिस, जिसमें हम प्रोफेसर मोड में जाएंगे और कुछ बोनस एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर हम इस जजमेंट को एकेडेमिकली इवैल्यूएट करें तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत बोल्डली मार्केट इंटेग्रिटी को टेक्निकल लूप होल से ऊपर रखता है। लेकिन इसकी एक वीकनेस भी तो हो सकती है ना, वो ये कि प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एक थोड़ा सब्जेक्टिव थ्रेशोल्ड बन सकता है, जिससे आर्बिट्ररी पेनल्टीज का रिस्क हमेशा रहता है। एग्जाम टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप इस पर आंसर लिखें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को PFUTP रेगुलेशंस के साथ हमेशा सॉलिडली लिंक करें। चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट करते हैं। What standard of proof is required to establish market manipulation in SEBI quasi-judicial proceedings according to this case? Is it A, B, C or D? Take a second to think. हाँ जी, बिल्कुल सही। The correct answer is B, preponderance of probabilities. दूसरा क्वेश्चन, एक principle based true or false? According to the SC, synchronized reversal trades in F&O are legal as long as the underlying index like Nifty remains unaffected. Is this true or false? The answer is false. क्योंकि underlying index change हो या ना हो, अगर आपका intent artificial volume create करने का है, तो that itself is a fraud under the regulations. और जाते जाते मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ये एक ओपन एंडेड मेंस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। डिस्कस द एडमिसिबिलिटी एंड वेट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन एस्टैब्लिशिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड विद रेफरेंस टू द राखी ट्रेडिंग केस। इस पर जरूर पॉइंट वाइज नोट्स बनाइएगा। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, यहाँ लॉ समझाया जाता है। पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक सवाल पर जरूर सोचें। आज के इस एल्गो ट्रेडिंग और AI के फास्ट पेस्ड दौर में, जहां हजारों ट्रेड्स माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं, क्या हमारे ये ट्रेडिशनल लॉज मार्केट मैनिपुलेशन पकड़ने के लिए वाकई में काफ़ी हैं, या हमें एक नए लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।